अंडर सस्पेंशन अपना टीए मिलेगा? मिलेगा, हाँ मिलेगा। चलो करा शुरू करें। डेफिनेशन तक रखें, डेफिनेशन से कर लेते हैं सारी, मोटे मोटे जो बीच बीच में जो इसमें है इम्पोर्टेंस थोड़ी थोड़ी वो अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। कोई बात वो लिख लीजिए। कोई मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लियो अगर थोड़ा सा वो लगे ना। तो सबसे पहले अपना है शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इसके अंदर जो दे रखे है सबसे पहले कि दीज रूल में बी कॉल्ड द CCSHAU ट्रैवलिंग अलाउंस रूल। तो ये रूल का इसका नाम है इस बुक का। जहाँ भी हम रूल कोट करेंगे, जो भी अपने को कहीं मेंशन करना पड़ेगा, तो ये पूरा नाम ये लिखना पड़ेगा अपना उसका रूल। पहले रूल एज पर रूल 1.1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ CCSHAU TA रूल्स 2020 के अंदर ये नई बुक आई थी, रिवाइज हो गई। तो 2020 के ये रूल हैं। एक मन दे पेन दे दो कोई है तो, पेंसिल हाँ ये दे दे मन है। इसमें जिस तरह अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो दिक्कत तो कौन है? इस तरह आपने लिख रखा है TA रूल्स बस ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस लिखने की जरूरत है? ट्रैवलिंग अलाउंस के पूरे जरूरत नहीं, TA रूल्स आप लिख दो। और ये जैसे इसमें अब मान लो ये मेंशन करना है एज पर रूल 1.1 ब्रैकेट 1। हाँ ये आगे 1.1 का अगर फर्स्ट है तो ये इसका आप ये लिखोगे, देखिए इसमें एज पर रूल 1.1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ CCSHAU TA रूल 2020। मतलब ये लाइन है ना, ये language आपको, ये रही हाँ आपको ये देना है। टीए के अंदर रूल्स होती है, ठीक जिस तरह हाँ, एक्ट ये के रूल है ये। एक्ट का सेक्शन हो गया और क्लॉज स्टैट्यूट्स का अलग रूल। एक्ट कोई भी हो, किसी तरह का एक्ट हो, सेक्शन सब सेक्शन आप आगे जैसे LS के एग्जाम है तो HS के एग्जाम जो आएंगे ना, उसके अंदर काफ़ी ग्रेजुटी एक्ट आ गया, RTI एक्ट आ गया। तो जहाँ एक्ट वर्ड जहाँ आ गया वो सेक्शन होता है उसका। तो और बाकी आपकी जितनी बुक्स है LS के अंदर जितनी बुक्स है उनमें रूल्स हैं सारी, एक्ट में सेक्शन क्लोज और वो क्लोज, बाकी सारे आपके रूल्स हैं। टीए रूल ये इसके अंदर, इसका नाम के अंदर भी दे रखे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। ये तो रूल है। तो ये रूल्स हैं। तो ये इसके दे रखे हैं कि दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन हरियाणा सिविल सर्विसेज ट्रैवलिंग रूल 2016। जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उसी बेस के ऊपर ये सारे बनाए जाते हैं। 19/7/16 को इसकी नोटिफिकेशन हुई थी। ये इसके बाद में ये इसका रेफरेंस दे रखे है FD का। इसका एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये तो अपने जो कर्मचारी रेगुलर एम्प्लॉय जितने हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जितने हैं, उन सब के ऊपर ये लागू होगा। और इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हुज होल टाइम इज नॉट रिटेन इन द यूनिवर्सिटी वर्क। जो फुल टाइम एम्प्लॉय ना हो, कुछ टाइम के लिए हायर कर रखे किसी आदमी को यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में, तो ऐसे जो कर्मचारी हैं उन सब को विल रैंक इन सच ए ग्रेड एज वाइस चांसलर में डिक्लेयर। तो उनको उस ग्रेड में लेना है जो वाइस चांसलर उनको डिक्लेयर करे। तो ये वाइस चांसलर की पावर है कि अदर देन रेगुलर एम्प्लॉय अगर किसी को इस रूल के तहत अगर टीए रूल देना हो तो वो किस ग्रेड के हिसाब से उनको देना है। तो इसके आगे फिर रूल 1.3 के अंदर आ जाओ कि रेगुलेशन टू क्लेम टू ट्रैवलिंग अलाउंस। ये रेगुलेशंस के बारे में दे रखा है कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय क्लेम टू ट्रैवलिंग अलाउंस शैल बी रेगुलेटेड बाय दिस रूल इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द जर्नी इन रिस्पेक्ट विच दे आर मेड और अंडरटेकन। तो ये जर्नी के टाइम के ऊपर आपको कहीं टूर पर यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी काम के लिए कहीं आप जर्नी के टूर जाओगे तो आप ये टी रूल आपके ऊपर ये लागू होंगे। इसके साथ हु इज प्रमोटेड और रिवर्टेड ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हु इज प्रमोटेड, जो प्रमोशन होके जा रहा है, आउट स्टेशन के ऊपर जा रहा है या रिवर्ट होके जो जा रहा है, और ग्रांटेड एन इंक्रीमेंट रेट ऑफ पे विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट शैल नॉट बी रिव्यूड। अगर इस दौरान अगर उसका किसी तरह का पे के अंदर रिवाइज हो जाते हैं, किसी तरह की बढ़ोतरी होती है, किसी घटोतरी होती है, तो वो बैक डेट से अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगी। जो एट प्रेजेंट उसके टाइम के ऊपर जो जिस ग्रेड के अंदर जो आदमी है वो उसी ग्रेड के तहत इंटाइटल होगा वो।
पावर टू रिलैक्स का है, तो इसके अंदर ये दे रखा है हरियाणा गवर्नमेंट के रूल बेस के ऊपर टी रूल्स बनाए गए हैं, जो उसके अंदर चेंजेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। वेस्टेड विद द वाइस चांसलर, ये वाइस चांसलर की परमिशन के साथ। और इसके अंदर दे रखे कि हाउ एवर एनी रिलैक्सेशन और चेंज नॉट कवर्ड अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट के रूल के अंदर जो कवर नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कल को ऐसा कोई टी देना पड़ जाए या कोई ऐसी बात हो जो उनके अंदर कवर नहीं होता हो, तो उसके लिए बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर वो ऐसा कोई रूल इसके अंदर ऐड करना हो तो बोर्ड की अप्रूवल के साथ नया रूल रिलैक्स करना हो या कोई अमेंड करना हो तो वो बोर्ड की अप्रूवल देनी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन का नोट एंड नोट इसमें दे रखा है, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंटरप्शन रिलैक्सेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ दिस रूल विल बी इशूड, तो ये कंट्रोलर की ऑफिस की तरफ से ये इशू होंगे। ठीक है, इसके बाद है डेफिनेशंस दे रखी हैं कि एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है। एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जर्नी, जो आप कर रहे हो टूर कर रहे हो उसके अंदर जो एक्चुअल आपका जो खर्चा लगा है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस है। इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट, यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट तो हर जगह आपका आएगा, जहाँ यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट शामिल होगा वही आपका टूर माना जाएगा। पर्सनल किसी के उसमें अगर आप टूर पर कहीं जा रहे हो तो उसको TADA आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर इंक्लूड्स दे रखे हैं, टैक्सीज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, फेरी अगर कोई नौका नाव में कहीं आना जाना पड़ जाए उसके चार्जेस जो हैं वो हैं, और टोल चार्जेस पेड जो भी टोल चार्जेस दिए हैं वो सारे इंक्लूड हैं। इसके बाद है 2.2 कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर ग्रांट। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट वो होती है जो एक लमसम अमाउंट दी जाती है। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना कि भाई ये इतनी वहाँ गया है, बाई बस गया है, बाई ट्रेन गया है, वो किसी तरह जाओ, एक आपको फिक्स अमाउंट दे दी जाएगी, आप इतने किलोमीटर तक की ये फिक्स है, इससे ज़्यादा जाओगे तो आपके लिए ये एक अमाउंट फिक्स रखी गई है। तो वो आपको ग्रेड के हिसाब से और आपके डिस्टेंस के हिसाब से, वो इसके अंदर आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएंगे। कंट्रोलिंग ऑफिसर का है, ये बड़ा मेन है, ये मेरे ख्याल ताहिल साहब ने जो क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर भी एक चीज़ दे रखी है कि वाइस चांसलर के केस के अंदर कौन कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा और जो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हैं उनके केस में कौन कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा और उनके बिल के ऊपर कौन काउंटर साइन करेगा। ये आगे कटवाओगे? हाँ, अभी करेंगे इसमें एक बार ये थोड़ा पढ़ के उसके बाद करेंगे। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर का सर ये है, जैसे इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर ये है कि दो चीज होती हैं टी रूल के अंदर। एक तो कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गया, कंट्रोलिंग ऑफिसर वो हो गया जो टूर प्रोग्राम अप्रूव करे। टूर प्रोग्राम कब सबमिट करते हैं? टूर प्रोग्राम जब सबमिट करते हैं जब हम टूर पर जाते हैं, उससे पहले टूर प्रोग्राम आपका अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद आप टूर के ऊपर जा सकते हैं। एक होता है दूसरा इसके अंदर की काउंटर साइन। काउंटर साइन तब होते हैं जब आप टीए बिल सबमिट करोगे, जब आप वापस आ जाओगे और टीए बिल जब सबमिट करोगे तब उसके ऊपर काउंटर साइन होती है। टूर प्रोग्राम आपको जाने की परमिशन है, आप जा रहे हो, अप्रूव करवा दिया, आप टूर के ऊपर गए, जब आप वापस आ गए आपका टूर कंप्लीट हो गया, 1 महीने के अंदर आपको बिल सबमिट करना होता है, मंथली बिल सबमिट होते हैं इनके, ये चीज़ भी पढ़ेंगे। और जब आप बिल सबमिट करोगे, जैसे आपने दूसरे कंटीजेंसी वगैरह बिल करवाएं तो वो जो इसके ऊपर हम वेरीफाई करवाते हैं जो, तो ये टीए बिल काउंटर साइन जो करेंगे वो अलग चीज़ है। वो टीए बिल जब आप सबमिट करोगे उस टाइम पर काउंटर साइन होंगे। तो इसके अंदर कह रखे है कि वाइस चांसलर है, खुद कंट्रोलिंग ऑफिसर है और खुद ही काउंटर साइन करेगा। और अब जो ये अपना ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी का जो दे रखे है, ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के केस के अंदर क्या है कि जब वो अगर वो टूर के ऊपर जाएंगे तो उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर वाइस चांसलर होगा। तो वाइस चांसलर जो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं उनके टीए बिल टूर प्रोग्राम अप्रूव करेंगे, ये पावर वाइस चांसलर के पास है। लेकिन जब वो बिल सबमिट करेंगे तो वो अपने टीए बिल के ऊपर खुद काउंटर साइन कर सकती है। ठीक है, मतलब काउंटर साइन करने की जो पावर है वो रिलैक्स उनको खुद को है, अपने टीए बिल के ऊपर कर सकते हैं। टूर प्रोग्राम पहले अप्रूव करवा के जाओ, आगे के बाद टीए बिल जैसे सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर काउंटर साइन वो खुद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे दे रखे है कि ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंट्रोलिंग ऑफिसर इन केस ऑफ एचओडी, प्रोफेसर इक्विवेलेंट और ग्रेड ए एम्प्लॉय।
क्लास 1 जो ऑफिसर हैं हमारे नॉन टीचिंग के हैं, इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं, इसके अलावा प्रोफेसर क्लास 1 के अंदर आ गए, इसके अलावा जो हमारे HODs हैं जितने भी, उनके केस के अंदर उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी कहाँ है? जो हमारे एक्ट के अंदर दे रखे हैं, जिनको ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर रखा है यूनिवर्सिटी एक्ट के स्टैट्यूट्स के अंदर। सर इसके अंदर क्वेश्चन आता है तो उनका मेंशन करना है कैसे? एक्ट को ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी कौन है। ये तो जैसे पता है। अगर ये पूछ लिया मान लो अपने को, अगर डीन PGS का पूछ लिया तो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी है, हमें पता होना चाहिए। अगर डायरेक्टर फार्म का पूछ लिया तो डायरेक्टर फार्म ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी है तो नहीं है, ये हमें इस चीज़ का पता होना। डायरेक्टर RDS है, डायरेक्टर तो है लेकिन ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है वो। तो जो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं ये हमें उनका पता भी होना चाहिए अपनी तरफ से भी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई उनका तो आपसे ये भी पूछ ले भाई ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी है एक, या कोई क्लास 1 सीधा लिख दे वो क्वेश्चन बनाने वाला, क्लास A है, क्लास 1 है, या प्रोफेसर है, या कोई ऐसा भी लिख सकता है। तो ये उनके केस के ऊपर है। और इसमें एंड अदर एम्प्लॉय जो भी एज डिफाइंड इन स्टैट्यूट्स इसमें डाल रखे हैं ना, एंड अदर एम्प्लॉय वर्किंग अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तीसरा दे रखा है कि द HOD और एनी अदर एम्प्लॉय टू हुम पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड अंडर सीरियल नंबर 7 ऑफ शेड्यूल पार्ट A। शेड्यूल पार्ट A इसके जो चैप्टर है इसके बाद में है, उसमें पावर्स में दे रखी है वहाँ ऑफ द स्टैट्यूट्स हरियाणा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 shall be the controlling officer in case of class 1 teachers। क्लास 1 टीचर्स अब क्या हो गया, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी क्लास 1 है, लेकिन जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो भी क्लास 1 के अंदर आएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट, और क्लास 2 टीचर्स और ग्रेड B एम्प्लॉइज। जो HOD के पास यहाँ पावर दे दी कि उनको बिल काउंटर साइन भी करेंगे और उनका TA टूर प्रोग्राम भी अप्रूव वही करेंगे। तो इसके बाद में आगे फिर डे है, डे की डेफिनेशन आ गई। डे मीन्स ये है कि नाइट, डे मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होते हैं और पर डे बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट होंगे। तो 12 बजे रात को 12 बजे दिन खत्म होगा, जहाँ डेट चेंज होगी वहाँ नेक्स्ट डे काउंट होगा। डेली अलाउंस का दे रखे हैं। डेली अलाउंस मीन्स एन अलाउंस टू फॉर ईच डे और पार्ट ऑफ ए डे स्पेंड अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। जब आप हेडक्वार्टर से बाहर जाते हो 20 किलोमीटर का रेडियस का एक दायरा दे रखा है कि 20 किलोमीटर हमारा हिसार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 20 किलोमीटर का जो रेडियस है, इससे बाहर जब आप कहीं जाओगे यूनिवर्सिटी वर्क के लिए टूर के ऊपर जा रहे हो तो उस केस के अंदर आपको डेली दी जाएगी, डेली अलाउंस। तो इसके नीचे नोट के अंदर भी ये दे रखा है कि 20 किलोमीटर रेडियस का भी दे रखा है। ये रेडियस कहाँ से काउंट होगा? बस स्टैंड टू बस स्टैंड। हिसार से हांसी अगर हमारे को जाना है तो हिसार बस स्टैंड से लेके हांसी बस स्टैंड का डिस्टेंस कितना है ये काउंट होगा। किसी गांव में जाना है, आदमपुर जाना है, बालसमंद जाना है, तो बस स्टैंड टू बस स्टैंड जो डिस्टेंस है वो काउंट करना है आपको। ये डेली और टीए में फर्क है? डेली अलग चीज, टीए और डीए दो चीज होती है ना इसके अंदर। टीए तो जो होती है कि जो आने जाने का किराया, आपका जो खर्चा है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, उसके अंदर ये टोल्स वगैरह दे दिए और जो फेयर चार्जेज है ये 2-3 चीज दे दी। और डेली है कि आपको वहां जाओगे, आपको खाने पीने का के एवज में आपको जो खर्चा दिया जाता है एक लमसम अमाउंट फिक्स आपके ग्रेड के हिसाब से होती है। सर डीए इसी के अंडर ही तो है ना, टी के अंडर डी आता है। हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर सब चीज आती है। ट्रैवलिंग अलाउंसेज है तो डीए भी इसका एक अलाउंस ही है। और सर ये जो टीए जो है वो कैलकुलेट होता है, टीए कैलकुलेट अलग उसमें होता है और डीए की कंडीशंस अलग होती हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर सारी चीज़ आएंगी। ये सारी वेरी करता है कि आप किस व्हीकल में गए हो, आप गवर्नमेंट के व्हीकल में गए हो, आप किसी पब्लिक कन्वेंस में गए हो, या आप किसी बाई एयर जा रहे हो, बाई ट्रेन जा रहे हो। तो कौन सा आपका बाई ट्रेन का है तो आप सेकंड क्लास स्लीपर है, आपका फर्स्ट क्लास एसी है, सेकंड क्लास एसी है, तो ये सारा उस चीज़ के ऊपर टीए काउंट होगा। और डीए काउंट भी इसी तरह होगा कि आप ऑन व्हीकल खुद की गाड़ी में जा रहे हो तो उसके हिसाब से डीए आपको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो ये सारे उस बेसिस पर होते हैं। जैसे जैसे हम ये सारे बुक पढ़ेंगे इसके बाद में इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से आएगी। ये एक डेफिनेशंस हैं अभी कि डेली अलाउंस मीन्स क्या है, डेली अलाउंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और डेली अलाउंस कब मिलता है। एक सर ये दे रखा है इसमें 2.3 के अंदर ये क्लास 1 दे रखा है यहाँ, और यहाँ ग्रेड ए दे रखा है, दोनों अलग है क्या?
क्लास 1 और ग्रेड ए एक ही चीज है। 2.3 में जैसे दे रखा है, थर्ड पॉइंट है ये, ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी कंट्रोलिंग ऑफिसर, इसमें दे रखा है प्रोफेसर इक्वल टू ग्रेड ए। ग्रेड ए एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मीन्स नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। अच्छा, और क्लास 1 टीचर, क्लास 1 टीचर्स, ठीक है। क्लास 1 टीचर्स दे रखे ना कि एसोसिएट प्रोफेसर जो इक्विवेलेंट हैं वो क्लास 1 के अंदर काउंट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो क्लास 2 के अंदर आती है। अच्छा, और ग्रेड ए एम्प्लॉय अगर नॉन टीचिंग का भी है तो भी वो रजिस्ट्रार, तो भी रजिस्ट्रार डीन ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। अगर ग्रेड बी है तो नीचे दे रखे ग्रेड बी एम्प्लॉइज में 4 नंबर के अंदर दे रखी है चीज। ठीक है। अब ड्यूटी पॉइंट्स, ड्यूटी पॉइंट का क्या मतलब होगा? ड्यूटी पॉइंट का मतलब है कि जहां पर कर्मचारी की ड्यूटी हो, जहां अथॉरिटी ने उसकी ड्यूटी लगा रखी है वो ड्यूटी पॉइंट है। इन केस ऑफ डिपार्चर फॉर बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड जर्नी, आप जा रहे हो उस केस में और आ रहे हो तो दोनों में आपकी ड्यूटी पॉइंट वो होगी। इट मे बी द पैलेस ऑफ रेजिडेंस, ऑफिस, उसका घर भी हो सकता है, उसका ऑफिस भी हो सकता है। स्टे और पैलेस ऑफ वर्क विजिटेड, अगर वो पहले कहीं पर गया हुआ है वहाँ से अगर उसको टूर कर रहे हैं तो वो भी जगह हो सकती है उसकी। एज द केस में भी, जो भी केस इनमें से वो हो सकता है कि ऐसा है कि आप ऑफिस में आए हो 10 बजे, आपकी अटेंडेंस लग रही है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप जा रहे हो तो आप ऑफिस से जाओगे, नेचुरल सी बात है। अगर आपको सुबह 6 बजे टूर के ऊपर जाना है तो आप ऑफिस होके नहीं जाओगे ना, आप घर से ही जाओगे। तो वहाँ से अगर आपका होम टाउन कहीं बीच में पड़ता है, दिल्ली जाना है आपको, रोहतक होम टाउन है आपका, तो आप रोहतक रुके हो तो आप रोहतक से भी आपका जहाँ से आप चल रहे हो वहीं से। एम्प्लॉयज मीन्स एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी अदर देन कंटीजेंट पेड स्टाफ एंड वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। जो कंटीजेंसी के अगेंस्ट जो सैलरी ले रहे हैं या वर्क चार्ज के अगेंस्ट जो आ रहे हैं उनको छोड़ के जो कर्मचारी हैं वो सारे। फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर। फैमिली के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे? फैमिली के अंदर इंक्लूड वही होंगे जिनका दे रखा है कि जो उसके साथ रहता हो और पूरा उनके ऊपर डिपेंड हो। इसमें 18 साल के जो बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर का जो लड़का है वो भी काउंट होगा, विडो लड़की है वो भी काउंट होगे। वो उसकी कंडीशन ये है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए, यानी सिंगल वाइफ। अगर क्या होता है एक मतलब सेकंड वाइफ का कहने का मतलब ये है कि अगर वो जुडिशली सेपरेट अगर हो चुकी हो, अगर वो कानूनी तौर के ऊपर अलग हो चुकी हो, फिर उसने रीमैरिज अगर कर रखी है तो वो सिंगल वो वाइफ होगी उसकी। अगर क्या है कि जुडिशली वो सेपरेट ना हुई हो, किसी तरह से उनका केस चल रहा है, कोई और चल रहा है, तो उस केस के अंदर सेकंड वाइफ इसके अंदर काउंट नहीं होगी जब तक वो जुडिशली सेपरेट अलग ना हो। इसी तरह एडॉप्टेड चाइल्ड का भी इसके अंदर दे रखे है। और जो भी कि पर्सनल लॉ ऑफ एम्प्लॉय, अंडर द पर्सनल लॉ ऑफ एम्प्लॉय, कि वो जुडिशली लीगली तौर के ऊपर उसने अडॉप्ट कर रखा हो, बच्चा गोद ले रखा हो तो वो और उसके ऊपर डिपेंड हो तो वो बच्चे काउंट इसके अंदर होंगे। आगे होम टाउन का दे रखा है। होम टाउन का मतलब कि हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या कहीं हरियाणा गवर्नमेंट का भी सेम रूल होगा ये, तो कि हमें 6 महीने के अंदर अपना होम टाउन डिक्लेयर करना होता है। 6 महीने के अंदर आप डिक्लेयर कर दिया, आपको वो डिक्लेयर आपका वो फाइनल रहेगा। इसके बाद में आप अपनी पूरी नौकरी जब तक करोगे तब तक आप एक बार अपना होम टाउन है वो चेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इनका इफेक्ट पड़ता है, इनका इफेक्ट ये पड़ता है जैसे कि आप गांव से आए हो या जहाँ से भी आए, अलग अलग जगह से आए, हमने ज्वाइन कर लिया तो हमने अपना होम टाउन है वो वहाँ का हमने इसमें नोट करवा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कुछ दिन के बाद हमने अपना मकान बना लिया, यहाँ रहने लग गए। हमें तो पता है परमानेंट यहाँ रहना, नौकरी करनी इतनी यहाँ रहना, यहाँ रह गए हमने मकान बना लिया सेक्टर 15 के अंदर, और हमें ये लगा कि हमें क्या जरूरत पड़नी है, हम इसकी चेंज नहीं करना, हम तो यहीं रहना है। तो हमने वो चेंज करवा के हमारा जो होम टाउन डिक्लेयर यही करवा लिया और अपना रेजिडेंस ये दिखा दिया। इसके बाद क्या है कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कहीं न कहीं जॉब लग गई, गुड़गांव वगैरह हम कहीं लग गए, बच्चे सेटल बाहर हो गए, तो भाई हम के यहाँ कोई नहीं रह होंगे अलग, मैं बालकांगना वहीं करवा लो। तो अब अगर आप दोबारा चेंज कराओगे तो वो नहीं होगा चेंज। दूसरी बात उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप रिटायरमेंट टी ले रहे हो तो रिटायरमेंट टी के अंदर वही उसी एड्रेस का मिलेगा जो आपका होम टाउन डिक्लेयर कर रखे और जो एड्रेस आपने इसके अंदर सर्विस बुक के अंदर जो आपने लगवा रखे है, तो आपको फिर वहाँ का नहीं मिलेगा। अगर आपने चेंज नहीं करवा रखे, आपके पास वो जो एड्रेस पड़ा है, और जब आपको ये लगे रिटायरमेंट के ऊपर हमें फाइनल
रिटायरमेंट तक हम कहाँ सेटल होना है वो आप इसके अंदर करवाओ। गुड़गांव इसके बाद चेंज आप करवाते हो तो फिर आपका वो रिटायरमेंट ये वहाँ तक का आपको मिल जाएगा। इस अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर कर्मचारी हो, अब पहले है कि होम टाउन हम कौन सी जगह को डिक्लेयर कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपके भाई रहते हो, आपके माता पिता पेरेंट्स रहते हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, तो आप इनमें से आप कहीं भी कर सकते हो। फिर आपका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं, दोनों अगर जॉब में कर रहे हो, जॉब लगे हुए हो, तो उस केस के अंदर ये क्या है कि दोनों को एक सिंगल होम टाउन डिक्लेयर करना पड़ता है, हस्बैंड एंड वाइफ को, विद द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो वो उनके केस के अंदर दोनों को ये रिलैक्स हो जाती है कि वो अपने वाइफ के जो पेरेंट्स है उसके हिसाब से अगर वो होम टाउन डिक्लेयर करना चाहे तो वो करवा सकते हैं, और हस्बैंड के हिसाब से करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते अपॉइंटिंग अथॉरिटी से रजिस्टर है ना हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसकी? अपनी। कदरक की? हाँ हाँ, रजिस्ट्रार है। और बाकी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है कंट्रोलिंग। ये आपने जो एक्ट एंड स्टैट्यूट्स के अंदर देखोगे ना आप, वहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पूरा अपेंडिक्स दे रखे पूरा, आप देखो भाई कौन किस किस पोस्ट के लिए कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसके अंदर सारी डिटेल है। हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर हर एम्प्लॉय का एक हेडक्वार्टर डिक्लेयर करती है अथॉरिटी, स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल के। अगर ऑर्डर ना निकाले हो तो जहां आपका सर्विस रिकॉर्ड पड़ा है वो आपका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम है, ज्वाइनिंग टाइम का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल जनरल रूल के अंदर एक ज्वाइनिंग टाइम का चैप्टर है कि आपकी ट्रांसफर कहीं बाहर हो जाती हो, बाहर कहीं सर्विस के लिए आप जा रहे हो या रिवर्सन पर प्रमोशन किसी भी केस के अंदर आप जा रहे हो तो आपको कुछ दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और ज्वाइनिंग टाइम उस केस में मिलता है जब आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो। और इसके अंदर एक और दे रखा है कि एन एम्प्लॉई इन ट्रांजिट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के ऊपर जा रहा है, वो प्रमोशन होके जा रहा है या वो रिवर्ट होके जा रहा है, किसी तरह से भी जा रहा है, वुड रैंक इन द ग्रेड टू विच द लोअर ऑफ टू पोस्ट वुड एंटाइटल टू हिम। इसका मतलब ये है कि अगर कलरक है अगर कोई और वो प्रमोशन होके असिस्टेंट होके वहां जा रहा है तो उसका ग्रेड काउंट होगा जो लोअर होगा, मींस बिफोर प्रमोशन। ये क्लेम वो कलरक के हिसाब से करेगा। अगर वो कोई भगवान ना करे ऐसा भी हो कि कोई रिवर्ट होके भी जा रहा हो तो उस केस के अंदर भी जो कम होगा वही असिस्टेंट है, वो कलरक बन के वहां जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फिर आगे जाने के बाद में जो कलरक हो गया तो वो जो विच एवर इज लेस लोअर पोस्ट का के हिसाब से वो एंटाइटल होगा। माइलेज अलाउंस का है, माइलेज अलाउंस उस केस में दिए जाते हैं कि जहां ऑन कार की परमिशन हो या टैक्सी की परमिशन हो, तो वो एंटाइटलमेंट के हिसाब से ग्रेड के हिसाब से उस टाइम पर आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से या 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ या आप टैक्सी कर लो, आपको इस रेट के हिसाब से हम पैसे दे देंगे, और डेली फिर उसके हिसाब से वेरी करती जाएगी सारी। ऑन व्हीकल आगे जैसे यूज होगा वर्ड कहीं भी, तो ऑन व्हीकल का मतलब है कि वो व्हीकल उसके खुद के नाम से रजिस्टर्ड हो या उसकी वाइफ के, किसी और के नहीं। ये ताहिर साहब वाले क्वेश्चन में भी था कि उसके नेफ्यू के नाम से गाड़ी थी, तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो पिता के नाम चल सकती थी ना, पिता का नाम खुद के नाम से हो या या उसके वाइफ के नाम से हो, सिर्फ दो ही चीज, ठीक है। पे फॉर द पर्पज ऑफ TADSL बी एजेंट, तो पे का है, ग्रेड पे है, इसके अंदर ये सारा चीज़ ये दे रखे कि एक 16 से अगर पहले हो तो उसको ये सोच लो आपकी उसका रिवाइज हो के किस GP के अंदर जो लेवल जो आया है उसके हिसाब से करना है। तो इसके अंदर अब लेवल आ गया, FPL हो गया और ACPL, दो चीज़ आ गई। पहले ग्रेड पे होता था, GP होती थी, अब 7th पे कमीशन के अंदर ACPL और फंक्शनल पे लेवल और ACPL, ये दो तरह के आगे। तो इन दोनों के अलग अलग आगे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेड जो जहाँ आएंगे वहाँ पर अलग अलग दे रखे कि ACPL के अंदर होगा तो कितनी किस लेवल से किस लेवल होना चाहिए, अगर वो FPL के अंदर तो किस लेवल से किस लेवल होना चाहिए। पब्लिक कन्वेंस का मतलब है कि ट्रेन, बस, हवाई जहाज, जो भी कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई गई हो, या हरियाणा गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या अदर स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर आम आदमी सारे जो मिलके पब्लिकली जहाँ ट्रैवल हम जिसके अंदर करेंगे वो पब्लिक कन्वीनियंस है। शॉर्टेस्ट रूट, अब शॉर्टेस्ट रूट का दो चीज़ है इसके अंदर कि शॉर्टेस्ट रूट
छोटे से छोटा छोटा जो रूट, हम कहीं पर जा रहे हैं, दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो दिल्ली के लिए सबसे छोटा रूट है कि रोहतक होके हम जा रहे हैं, तो वो छोटा छोटा रूट इसके अंदर काउंट करना है। छोटे रूट का एक और चीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, कि अगर हमें ये लगे कि ये सीधा है, किलोमीटर तो पड़ते क्या 100 और एक दूसरा रूट है वो 120 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन वो 120 किलोमीटर वाला 100 किलोमीटर से सस्ता पड़ रहा है, वो हाईवे बना रखा है बढ़िया, उसमें गाड़ी एवरेज अच्छी दे देगी, शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक से ही चल जाएगा, या उसके अंदर किसी रीजन से किराया कम है। जैसे टोल आता है, एक में टोल है, एक में नहीं है सर। हाँ, तो किसी रीजन से भी अच्छा, अगर वो जो चीपर रेट का जो है, अगर वो सस्ता पड़ता हो तो उसको भी हम काउंट करते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर दे रहा शॉर्टेस्ट रूट, ये काउंट कैसे होगा, बस स्टैंड से बस स्टैंड होगा, एंड आउट ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा से बाहर हो तो हम काउंट कैसे करेंगे, रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन के बीच। ठीक है, तो हरियाणा के विदिन हरियाणा बस स्टैंड टू बस स्टैंड, आउटसाइड हरियाणा रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन। अगर किसी केस में डाउट हो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में डिसाइड विच शैल बी रिगार्डेड एज अ शॉर्टेस्ट ऑफ 2 और मोर रूट्स। तो उसके अंदर अगर कोई डाउट हो जाता है किसी तरह का, वरना ये छोटा नहीं है, कोई कहते ये छोटा नहीं है वहाँ से ठीक पड़ता, तो जो HOD है वो कॉम्पिटेंट है कि वो डिसाइड कर देगा कि इसमें से छोटा कौन सा काउंट किया जाएगा। ठीक है, टूर, अब ये कि टूर कब काउंट होता है, तो इसके अंदर दे रखा है कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय ट्रीटेड ऑन टूर व्हेन ही इज अवे फ्रॉम हिज क्वार्टर आइदर विद इन और बियॉन्ड हिज स्पेयर ऑफ ड्यूटी इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट। यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट के अंदर आप यूनिवर्सिटी के बेनिफिट के लिए, यूनिवर्सिटी के काम के लिए आप किसी रीजन से, आप आउट स्टेशन से, अपने हेड क्वार्टर से बाहर जा रहे हो, साथ में कंडीशन एक रेडियस की भी थी ना, 20 किलोमीटर से बाहर की, तो उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन में भी टीए मिलता है, वो कंडीशन आगे आएंगी, हम उसमें वो भी पढ़ लेंगे, तो उसको टूर काउंट होगा। उसके साथ साथ विद प्रॉपर सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, प्रॉपर सैंक्शन लेके जाएगा और टूर प्रोग्राम अप्रूव करवा के जाएगा। नॉट लोअर देन HOD, हेड से नीचे का कोई अधिकारी हो उससे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर के अधिकारी से उसको अप्रूव करे। इन केस ऑफ डाउट कंट्रोलिंग ऑफिसर may decide whether a university employee during the period of particular absence from headquarters is to be treated on tour or not। अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है, डीन डायरेक्टर जो भी हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो डिसाइड करेंगे कि इसको टूर काउंट किया जाए या नहीं किया जाए। ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स ए कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एडमिसिबल टू ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अगर उसकी इसके अंदर दे रखे है कि इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट विच इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेजिडेंस, यहाँ आ गया ना, वहाँ चेंज ऑफ रेजिडेंस का नहीं दे रखा था, यहाँ चेंज ऑफ रेजिडेंस का है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब हमारी ट्रांसफर होती है इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है कि ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर डाल देती है, क्वेश्चन भी कई बार पहले भी आए हुए आ भी सकती हैं आपकी, कि ये आ जाए कि एक अपने मनदीप है लड़का, उसने ट्रांसफ़र करवानी है, यहाँ से बावल करवानी है, उसने रिक्वेस्ट कर दी अथॉरिटी को, सर मेरी ट्रांसफ़र कर दो, मेरे साथ ये रीजन है और मैं वहाँ काम कर लूँगा, वहाँ पोस्ट खाली है और उनको भी ज़रूरत है, अथॉरिटी ने उसकी ट्रांसफ़र कर दी। तो अगर वो उसकी ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर, बाकायदा ऑर्डर में आपने देखे होंगे, ट्रांसफ़र ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं कि ही विल नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी TADA, तो वो इसी रीजन से होते हैं कि वो उनकी खुद की कंसेंट से होते हैं, खुद की रिक्वेस्ट पर होते हैं, तो उनको TAA नहीं मिलेगा। अगर अथॉरिटी अपनी मर्जी से किसी आदमी का ट्रांसफ़र, किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र बाहर करती हैं, तो उस केस के अंदर ये आप ले सकते हो। ट्रैवलिंग अलाउंस, अब ट्रैवलिंग अलाउंस का है, ट्रैवलिंग अलाउंस का मीन्स इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती हैं, मीन्स द अलाउंस एडमिसिबल टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय टू कवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम व्हाइल ऑन टूर इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट, जो उसका खर्चा हुआ है उसके एवज में दिया जाता है। इसके अंदर डेली अलाउंस, रोड माइलेज अलाउंस, लोकल माइलेज अलाउंस, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, इट आल्सो इंक्लूड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड होटल चार्जेस लिमिटेड टू एंटाइटलमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आएगी। इसकी डेफिनेशन क्या ये डेफिनेशन है इसकी, ट्रैवलिंग अलाउंस? परमानेंट ट्रैवलिंग, हैं? परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस
एक लमसम अमाउंट होता है, इसके अंदर आया है आगे परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस से आगे आएगा इसके अंदर। वो एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है आपकी सैलरी के साथ, पर मंथ इतना आपको दे दिया परमानेंट ट्रैवल। जिसको ये लगे कि भाई डेली इसको इधर उधर आना जाना पड़ता है तो उसको परमानेंट अमाउंट वो दे देती है। टर्म्स नॉट डिफाइंड इन चैप्टर बट डिफाइंड इन, अगर इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर या इस बुक के अंदर कहीं जो टर्म्स जो डिफाइन नहीं कर रखी है, जो कुछ रह गया हो, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज और एक्ट एंड स्टैट्यूट्स जो यूनिवर्सिटी का है उसके अंदर है, तो हैव द सेम मीनिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। ठीक, अब चैप्टर 3, तो ये तो डेफिनेशंस थी। अब हमारा टूर का जो टूर प्रोग्राम है और टीए का हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें कंडीशन सब अपने यहाँ से स्टार्ट होगी कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, जो पीछे ट्रैवलिंग अलाउंस जो हमने पढ़ा था जिसका मीनिंग, तो अगर इसमें ये पूछे कि व्हाट इज ट्रैवलिंग अलाउंस, डिफाइन अबाउट ट्रैवलिंग अलाउंस, तो आपका ये 2.919 है रूल। अगर ये इसके डिफरेंट काइंड्स, अगर इसके पूछे कितने प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो ये आपको ये सारी चीज़ इसके अंदर डाल देनी है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, रिमबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, रोड माइलेज अलाउंस, लोकल माइलेज अलाउंस एंड कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें। ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज, आप ये ग्रेड दे दिए कि आप किसी एक कर्मचारी का ग्रेड कैसे काउंट करोगे, क्योंकि टूर प्रोग्राम सारा बेस्ड ऑन ग्रेड होता है। जो आपको डेली मिलेगी, आपको टीए मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, किस लिमिट में मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारा आपकी ग्रेड के ऊपर डिसाइड होता है। और ग्रेड कैसे डिसाइड होते हैं, वो आपकी जो स्केल होते हैं, पे स्केल, पहले पे स्केल थे, उसके बाद ग्रेड पे जीपीआई, और अब लेवल आगे। लेवल 3 तरह के लेवल हैं टीचर्स के लिए, एकेडमिक लेवल है, एक फंक्शनल पे लेवल है जो डायरेक्ट एंट्री होगी, और एक जो एसीपीएल जो प्रमोशन के एवज में एसीपी दी जाती है, तो एसीपीएल लेवल 3 हो गए। तीनों के हिसाब से अलग अलग काउंट होते हैं। ग्रेड 1 के अंदर, अब इसके अंदर देखो आप ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 आप सारी चीज़ देखोगे, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन, सब के अंदर सारी कॉमन है। अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाए, ये लगा लो कि आप अगर किसी ने उसके अंदर कह दिया कि एक कर्मचारी एसीपीएल के अंदर ले रहा है, एसीपीएल 6 में कोई सैलरी ड्रा कर रहा है, या आपको ये पूछा जाए, एक कह दिया कि एक एफपीएल के अंदर कर रहा है कोई, एफपीएल की 6 से लगा लो आप, एक है एचएजी और एक अपना हो गया एकेडमिक लेवल, एकेडमिक लेवल 10 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एकेडमिक लेवल 10 होता है। इनमें हमें बार बार इस चीज़ के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पहला इसके अंदर ग्रेड 1 के अंदर जो पहला आई वाला जो दे रखा है, वो सारा एचएजी का दे रखा है। सेकंड जो आ गया इसके अंदर एकेडमिक लेवल और एफपीएल, एकेडमिक लेवल ये 2 के अंदर दे रखे हैं आपका, और एफपीएल ये भी 2 के अंदर, ये एकेडमिक लेवल, और ये आपका 3 के अंदर दे रखे हैं। एसीपीएल का अगर पूछा है तो आप तीसरे के अंदर देख लो, एसीपीएल का तीसरे के अंदर मिलेगा आपका। ग्रेड 1 के अंदर है जीपी 10,000 है, 10,000 से ऊपर ऑफिसर जो भी हैं हु आर इन द पे बैंड ऑफ एचएजी इन प्री 2016 पे स्केल। सेकंड के अंदर दे रखा है एकेडमिक लेवल और फंक्शनल पे लेवल। आपके अंदर लिमिट दे रखी है कि रिवाइज पे स्केल जो भी डिफेक्ट फ्रॉम 1-1-16 से जो दे रखे हैं इन पे लेवल 19 एंड अबोव। ऑफिसर्स नाउ मतलब नॉन टीचिंग एम्प्लॉय कोई हो, कौन सा बताओ? पे लेवल सेकंड देखो इसका ग्रेड 1 का सेकंड, इसके अंदर जो पे लेवल 19 एंड अबोव दे रखे है ये नॉन टीचिंग का हो गया। ठीक है। इसके बाद एंड अबोव एंड टीचर्स प्रोफेसर का है, टीचर्स प्रोफेसर का जहां वर्ड आ जाए तो एकेडमिक लेवल की बात है। ठीक है, एकेडमिक लेवल का दे रखा है कि ड्राइंग पे इन पे स्केल एकेडमिक लेवल 14 एंड अबोव। 14 किसका है? प्रोफेसर का, प्रोफेसर इक्विवेलेंट, हाँ प्रोफेसर इक्विवेलेंट का। तो 14 प्रोफेसर का स्केल 14 के अंदर आ सकता है, 10,000 जीपी का है तो उससे अबोव। तीसरा दे रखा है कि जो एसीपी के अंदर, एसीपीएल के अंदर जो लेनी है, एसीपीएल के अंदर 23 एंड अबोव।
23 ACPL 23 और उससे अबो का है ये ग्रेड 1 का आ गया। इसी तरह ग्रेड 2 के अंदर भी आप देखोगे तो पहले ऑफिसर ड्राइंग ये पे बैंड इन इतना ऑफ रुपीज़ 8,900 एंड 9,800 इतने से इसके बीच में इन पे बैंड इन प्री 2016 पे स्केल ये जीपी का दे दिया। इससे पहले का जो 1-1-16 से पहले जो ग्रेड है उनका, इसके बाद में दे दिया 1-1-16 के बाद एकेडमिक लेवल का और एफपीएल का। एकेडमिक लेवल का इसमें एफपीएल का किसका दे दिया जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज है 1-1-16 से पहले 16 से 18 एंड अबो 18 एंड अबो 18 से ऊपर तो फिर ये आगे 19 आ गया। अबो का मतलब है कि मतलब वो फिर ग्रेड 1 में आ जाएगा। अबो का मतलब वो ऊपर वाला भी है उसको अबो क्यों लिख रखा है वो तो पता नहीं अपने को भी, लेकिन अबो इससे ऊपर 18 से ऊपर तो 19 आ जाएगा, 19 ग्रेड 1 में आ जाएगा। इसी तरह इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट है उसका भी एकेडमिक लेवल 13A। इसका नहीं हो उसका जिस तरह भाई 13 में 2 है। हाँ 3% इंक्रीमेंट लगा है केवल 18 तो ऊपर तो हो लेकिन 19 में ना पहुंच रहे हो। लेवल चेंज नहीं होता इंक्रीमेंट में कभी भी। लेवल थोड़ी चेंज होगा। अच्छा लेवल तो वही रहेगा। लेवल तो आपके प्रमोशन है या एसीपी के अंदर होगा, एसीपी में होगा तो एसीपीएल होगा, प्रमोशन होगी तो आपको एक सेल नंबर चेंज होगा सिर्फ। सेल अलग चीज होगी ना, सेल अलग है और वो अलग है। तीसरा ऑफिसर हुआ ड्राइंग इन एसीपी का ये दे रखे है। तो इसी तरह तीसरा ग्रेड 4 और ग्रेड 5 ये सारी चीज दे रखी है। इसके अंडर नोट 1 है, अंडर नोट 1 के अंदर दे रखे कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो लग रहे हैं डेली वेजेस के ऊपर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या वर्क चार्ज एम्प्लॉय हैं, पर्सन्स री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट और अदरवाइज एंड आर नॉट ड्राइंग पे इन एनी पे स्केल, जिनका ये लगे कि किसी पे स्केल के अंदर वो काम नहीं कर रहा, वो फिक्स के ऊपर लग रहा है, डीसी रेट के ऊपर लग रहा है, किसी तरह भी लग रहा है, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम ऑफ द फंक्शनल पे स्केल, मिनिमम फंक्शनल पे स्केल कौन सा अपना डीएल के हिसाब से देना है। डीएल एफपीएल 1 से पहले डीएल है, पहले डीएल है फिर एफपीएल 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट है। तो मिनिमम का देना मतलब ग्रेड 4 ग्रेड 5 के अंदर ही काउंट करना है। अगर कोई डाउट हो इसके अंदर नोट 2 है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में मेंशन करने हो तो सर हैं नोट मेंशन करने हो, कोई क्वेश्चन आ गया नोट मेंशन करना हो तो कैसे करें? तो आप इसका ये लिखोगे, अब जब मान लो इसी का नोट 1 है तो ये रूल कौन सा है 3.2 का एज पर अंडर नोट अंडर नोट 1 अंडर नोट 1 ऑफ रूल 3.2 ऑफ चैप्टर। इसके अंदर एक ये भी अच्छी बात है कि रूल 3.1 3.2 4.5 दे रखा है 4.6, तो आपको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कि चैप्टर ये चैप्टर है, अगर 3.2 है तो 3 है, 4.2 होता है 4 ऑफ CCSHAU TA रूल्स 2020, ये आप इसके अंदर ये लिखोगे, ठीक है। नोट 2 हो 4 हो जो भी हो इसके अंदर। इसके अंदर अगला नोट 3 है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, जो पहले हमने पढ़ा था वही बात आ गई इसमें कि शैल रैंक इन ग्रेड टू विच इज लोअर ऑफ दीज 2 पोस्ट। अगर दो पोस्ट है, अगर आप प्रमोट होके जा रहे रिवर्ट होके जा रहे, जो लोअर होगी वही उसके हिसाब से आपको ग्रेड काउंट होगा। एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस वाइल ऑन लीव और अंडर सस्पेंशन, ये सस्पेंशन की बात आई थी ना अपनी, ये अंडर सस्पेंशन का दे दिया कि वो लीव पर जाने से पहले और सस्पेंड होने से पहले जो जिस लेवल के ऊपर जो जिस ग्रेड के अंदर था, जिस लेवल में काम करता था उसी के हिसाब से उसकी जो इमोलूमेंट्स है वो उसी के हिसाब, जो इमोलूमेंट्स उसने ड्रा किए हैं उसी हिसाब से उनको देना है, कैलकुलेट करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टूर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो टूर्स के अंदर क्या क्या है, ट्रेनिंग्स वगैरह है और टूर का भी है, ये ऐसी कई चीज कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करनी हो कोई ये चीज़ें, ये सारी चीज़ उसके अंदर इसके अंदर आती है। और किसके पास क्या पावर है वो इसके आगे अपेंडिक्स शेड्यूल पार्ट ए का जो दे रखा है उसके अंदर देंगे हम। ये 1 2 और है, ये 2 पढ़ के इसके बाद में हम आगे वो टेबल भी देखते हैं।
बिगिनिंग एंड एंडिंग एंड ऑफ जर्नी, कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी और कहाँ पर जर्नी आपकी खत्म होगी, कहाँ काउंट करनी है आपको। एक जर्नी ऑन ट्रांसफ़र, अगर कोई ट्रांसफ़र अगर होती हो किसी कर्मचारी की, तो उस केस के अंदर तो उसका रेजिडेंस है एक्चुअल, उस रेजिडेंस से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, और जिस जगह पर वो जा रहा है, जहाँ उसको रहना, आगे रहने के लिए उसने तैयार किया है, जो जिस मकान में जाना है उसको, जिसमें रहना है, वहाँ तक का काउंट होगा। ठीक है। पीछे हमने देखा था कि ट्रांसफ़र के अंदर आपको टीए कब मिलेगा, जब जिसमें आपको चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व हो। तो चेंज ऑफ रेजिडेंस तो आपने कहीं ना कहीं आपने सेटल किया है, तो जहाँ से आप अपना सामान उठा रहे हो, आप घर से चल रहे हो और जिस घर में आपको जाना है वहाँ तक। इसके बाद है इन अदर जर्नी, अगर कोई और तरह कोई जर्नी है ट्रांसफ़र के अलावा किसी जर्नी है, तो बिगिन फ्रॉम और एंड एट द ड्यूटी पॉइंट और रेजिडेंस, तो फिर आपका रेजिडेंस भी हो सकता है और आपका ड्यूटी पॉइंट भी हो सकता है। अगर ये है कि जहाँ पर अगर जर्नी, वेयर जर्नी बिगिन्स एंड्स एट द स्टेशन विच इज नाइदर द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हेडक्वार्टर नॉर हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी, ना उसका हेडक्वार्टर है ना उस जगह उसकी ड्यूटी है, इट मे बी ट्रीटेड टू हैव कमेंस्ड एंडेड एट हिज रेजिडेंस, तो उसको उसका रेजिडेंस के ऊपर काउंट किया जाए, कि उसको ये समझा जाए कि उसने रेजिडेंस स्टार्ट किया, रेजिडेंस पर खत्म की है। द ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम इन सच केस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लेम हैड द जर्नी परफॉर्म फ्रॉम हिज रेजिडेंस, तो उसको जो क्लेम है, जो उसको हमने पैसा जो देना है, जो उसका क्लेम बनेगा, वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि उसकी रेजिडेंस का जो एरिया है, रेजिडेंस की जो डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे फॉल्स क्लेम है। फॉल्स क्लेम के अंदर हमने एक्ट एंड स्टैट्यूट्स में पढ़ा था मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी। फॉल्स क्लेम अगर आप कुछ भी करते हो, किसी तरह करते हो, तो सबसे पहली बात है कि आपको मेजर पेनल्टी के उसमें आपको पुनिश किया जाएगा। मेजर पेनल्टी में विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है और आपको रिवर्सन है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि जो इसके अंदर आएगी आपकी, कि एक जर्नी नोट फॉर ए जर्नी नॉट एक्चुअली परफॉर्म, आप एक ऐसा टीए बिल सबमिट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, एक्चुअल में आपने वो जर्नी की नहीं, टूर प्रोग्राम भर लिया, अप्रूव करवा लिया और आप गए ही नहीं टूर पर, 2 दिन घर रह गए, तीसरे दिन आके जो मैं तो टूर के ऊपर जाया, मेरा टीए बिल है। या हायर क्लास, वो पे हायर क्लास एज पर एंटाइटलमेंट, वो हायर क्लास का एंटाइटल हो, उसके एंटाइटलमेंट है भाई एयर की है, एयर के अंदर भी 2 इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास होती हैं, तो एंटाइटल है वो बिजनेस क्लास का, लेकिन उसने टिकट ले ली लोअर की, और वो टीए क्लेम कर रहा है बिजनेस क्लास का, हायर का, तो वो फॉल्स क्लेम के अंदर आएंगे। अगर आपको एंटाइटलमेंट मतलब मीन से ये लगा लो कि आप रेल का फर्स्ट क्लास एसी के आप एंटाइटल हो, आप स्लीपर में चल गए पैसे बचाने के चक्कर में, और आगे नहीं होगा मैं तो फर्स्ट क्लास एसी का दो किराया, टिकट तो मेरी गुम होगी, तो वो फॉल्स है। बाय सबमिटिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, टिकट कोई फेक टिकट बना के दे रहे हो, या फॉल्स सर्टिफिकेट कोई दे रहे हो, इसके अंदर जो टी रूल के अंदर जो सर्टिफिकेट देते हैं वो। और दूसरा है कि ऑफ रोड माइलेज अनाउंस एंड और टोल चार्जेस व्हेन द जर्नी नॉट एक्चुअली परफॉर्म बाय ओन व्हीकल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। परमिशन ले ली उसने कि भाई मैं अपनी कार से जाऊंगा, या उसने टैक्सी का ले लिया भाई मैं बाई टैक्सी जाऊंगा, लेकिन कोई यार दोस्त कोई और जाने लग रहे हैं, या बस में बैठ के चल गया, ऐसा अगर कोई केस आता हो, ऐसा का अगर कोई क्लेम करता हो, तो फॉल्स क्लेम के अंदर काउंट होगा। हाँ, उन्हें पता था कि कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर टूर्स के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है और कितने दिन के लिए है। परमिशन टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप एटसेट्रा, तो कौन परमिशन दे सकता है और कितने दिन की दे सकता है, किसके पास क्या पावर्स है। तो परमिशन इसकी अटेंड कॉन्फ्रेंस, मीटिंग है, सेमिनार और वर्कशॉप के बारे में वाइस चांसलर के पास फुल पावर्स हैं कि वो कितने दिन की और किसी को भी वो भेज सकता है, परमिशन दे सकता है। इसके बाद ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी है, जो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो डिक्लेयर कर रखे हैं बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड स्टैट्यूट्स, उनमें ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी को 24 दिन की पावर है, 24 दिन तक एक कर्मचारी को भेज सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये होती है कि वो एक बार में 8 दिन से ज़्यादा नहीं भेज सकते किसी को। और इसी तरह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी सेम है
लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लास 2 टीचर्स एंड बी एंड सी एम्प्लॉइज, ग्रेड बी एंड सी के एम्प्लॉइज जो हैं उनको पावर है। और इसी तरह सेक्शन के जो हेड हैं उनको भी सेम यही पावर है इस बारे में। ठीक है, अगर पावर पूछ लें, अब ये क्या क्वेश्चन में क्या आएंगे ये ऐसी चीजें कि कदरक है, उसको कोई मीटिंग अटेंड करनी है या कोई ऐसी अटेंड करनी है, तो एचओडी ने उसको 30 दिन के लिए जाना है, एचओडी ने उसको अलाउ कर दिया। आप कमेंट्स करो कि ये सही है नहीं है, तो हमें इसके अंदर ये देना पड़ेगा कि एचओडी इज कॉम्पिटेंट अप टू द 24 डेज। एक आदमी को 24 दिन से ज़्यादा का वो नहीं दे सकता और 8 दिन का एक बार में 8 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता वो। तो ये उसका जो एचओडी जो करे है वो गलत है। और इसके साथ साथ आप अगर ये भी लिख दोगे कि भाई इसके बारे में ये पावर्स वाइस चांसलर के पास है, 30 दिन की तो पावर वाइस चांसलर के पास, 28 दिन की सबके पास। या वो ऐसा कर सकता है कि क्लास 1 एम्प्लॉयज के बारे में पूछ लेगा वो कि एचओडी ने दे दी परमिशन, तो क्लास 1 की 7 दिन की परमिशन दे दी। क्लास 1 की पावर 7 दिन की भी पावर अगर है तो ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास है। तो हमें उसका ग्रेड देखना है कि वो ग्रेड कौन से में, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4, वो देखना है। और साथ साथ में उसको कितने दिन की पावर्स है और एक बार में कितनी पावर्स है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके अंदर ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसका रूल कोड कैसे करना है आपने, अगर ये मान लो कॉन्फ्रेंस का आ जाए या किसी चीज़ का आ जाए, फिक्स हेडक्वार्टर का आ जाए, 8 नंबर पर सीरियल नंबर है, तो इसके अंदर अगर आप डालोगे ना, तो ये आपको रूल लिखना पड़ेगा आपको, एज पर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जो भी है, 7 है या 8 है, जो भी है वो डालना है इसका। ओ शेड्यूल पार्ट ए, referred to इन रूल कितना है 3.4। तो इसका ये सीरियल नंबर आएंगे आपकी जो पावर। ऐसे जैसे इसमें अपेंडिक्स लिख दिया एज पर सीरियल नंबर जो भी है ऑफ अपेंडिक्स ऑफ चैप्टर 3 टू रेफर टू इन रूल 3.4। अपेंडिक्स का शेड्यूल पार्ट जो है ना, अपेंडिक्स का शेड्यूल पार्ट है कि हाँ अपेंडिक्स तो क्या होता है कि जो इसके साथ अटैच कर रखे कोई चीज, फ्लैग नहीं लगाते हम कि अनेक्सर लगा दिया, अपेंडिक्स लगा इसमें ये दिया। है एज पर सीरियल नंबर 8 ऑफ शेड्यूल पार्ट ए। इसके लास्ट में दे रखे हैं गिवन इन अपेंडिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कहाँ से लास्ट लाइन देखो 3.4 की, अपेंडिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ये इसका अपेंडिक्स है इस चैप्टर के साथ में, ये पावर से साथ में जोड़ी गई है। इसके बाद है टू डिक्लेयर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टीए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर किसी पर्टिकुलर किसी का ये कहना है कि भाई आप इससे अप्रूव करवा लो, अपनी पावर्स डेलीगेट किसको करने की पावर है, वो सबके पास पावर है कि वो अपनी पावर डेलीगेट खुद की वो कर सकता है। डिक्लेयर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टीए, तो वो अपने लेवल की तो कर सकता है, ये तो है नहीं कि हेड वाइस चांसलर का उस केस में कर देंगे, वो तो अपने लेवल तक की बात है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो उसको आगे फर्दर टू फिक्स हेडक्वार्टर ऑफ एनी पोस्ट विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट ये चीज़ भी ध्यान रखना, आपकी क्वेश्चन के अंदर पंजाब का डाल दें, हिमाचल का डाल दें, ऐसी चीज़ भी आ जाती है, वो डाल सकता है। तो विद इन द स्टेट का है, पावर्स विद इन द स्टेट के अंदर ही आपको हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये वाइस चांसलर के पास पावर और किसी के पास नहीं है। ये ऐसे केसेज में होते हैं जैसे कि अगर ट्रांसफ़र किसी की बाहर होगी, सैलरी यहाँ से ड्रा कर रहा है और कोई वर्क चल रहा है बाहर, आउट स्टेशन पर कोई बिल्डिंग बननी है बड़ी, किसी जेई को लगा दिया वहाँ पर ड्यूटी पर, तो उसको बार बार यहाँ रहेगा तो उसको डेली टूर के ऊपर आना जाना पड़ेगा, बिना मतलब का खर्चा बढ़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, जेई का हेडक्वार्टर ही फिक्स वहाँ कर दिया कि आप वहाँ काम संभालो। उस केस के अंदर अगर हेडक्वार्टर उसका वहाँ फिक्स कर दिया तो वो जब हिसार आएगा तो टीए क्लेम कर लेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा।
वहाँ रहेगा इतने उसका कुछ नहीं, क्योंकि हेडक्वार्टर उसका फिक्स कर दिया। और टीए का टूर का रूल ही एक है कि आप हेडक्वार्टर को छोड़ के बाहर जाओगे तो ठीक। तो आपको टीए मिलेगा। हेडक्वार्टर वही बना दिया तो वहाँ बैठे रहे भाई अपना। अगला है टू ट्रांसफर एनी पोस्ट, कोई पोस्ट ट्रांसफर करनी हो, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में करना हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर करनी हो, या यहाँ से आउटस्टेशन भी कहीं भी कोई पोस्ट ट्रांसफर करनी हो, तो वो किसकी पावर है? तो वो भी वाइस चांसलर की पावर है और किसी की पावर नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन इसके साथ एक चीज और दे रखी है कि उसके अंदर डिसिप्लिन नॉमेनक्लेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। पोस्ट का डिसिप्लिन चेंज नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट रहेगी। असिस्टेंट है तो असिस्टेंट रहेगा। कई बार क्या प्रोफेसर है, प्रोफेसर के साथ नाम दे रखा होता है कि ये सोयल का है, ये एंटोमोलॉजी का है, ये बेसिक साइंस में किसी फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तो उसका नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं होगा। कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है तो फिजिक्स का ही रहेगा, वो दूसरे का नहीं होना चाहिए उसके अंदर। नो ओवरऑल इंक्रीज इन द मैन पावर और बजटरी प्रोविजन, तो मैन पावर्स में भी कोई वो नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर की एक पोस्ट 10,000 जीपी में है, 2 बना दो, इसकी कल रखी कर दो, 5,000 की 2 कर दो, या बजटरी प्रोविजन उसके स्केल में किसी तरह का कोई ग्रेड के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेम स्केल सेम ग्रेड। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर ये चीज़ें बढ़ती हैं आपकी कि वाइस चांसलर ने या कंट्रोलिंग ऑफिसर ने किसी ने उसकी ट्रांसफ़र कर दिए और उसको कह दिया कि भाई इसका असिस्टेंट की पोस्ट ट्रांसफ़र कर दी, और वहाँ जाके कह दिया भाई कलर को इसका स्केल ये रहेगा आगे से, या असिस्टेंट के 2 कलर लगा दे उसकी, या कोई ऐसी चीज़ ही इसके बीच में से अगर घुमाए पूछे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो चेंज नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, किसी के पास पावर नहीं होती है किसी पोस्ट की नॉमेनक्लेचर चेंज करना, किसी पोस्ट का बजटरी प्रोविजन कोई चेंज करोगे तो आपको वहाँ एक्ट के अंदर आपने पढ़ा भी होगा ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। टू सेंड एम्प्लॉय फॉर ट्रेनिंग के लिए भेजना हो तो वाइस चांसलर के पास 1 साल तक की पावर है। इन एमरजेंट कंडीशन अगर हो तो वो 1 साल और दे सकते हैं। और फुल पावर है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हरियाणा गवर्नमेंट का, उसके साथ कंसल्टेशन करके वो उनके पास फुल पावर है, कितने दिन ही भेज सकते हैं वो, लेकिन उसको बाद में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इसी तरह ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास 3 महीने तक की पावर है। इसी तरह एचओडी के पास 1 महीने तक की पावर है। और एचओडी जो सेक्शन हेड हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। और इसके अंदर सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन ये इसके साथ रहेगा। अब अगला चैप्टर अपना चौथा चैप्टर जो आ गया, वेरियस मोड ऑफ जर्नी एंड एंटाइटलमेंट। जर्नी का मोड, बाई बस जा रहा है, बाई ट्रेन अगर कोई जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, या वो अपनी टैक्सी में जा रहा है, अपनी कार में जा रहा है, किस तरह जा रहा है, और कौन कौन किस ग्रेड के कर्मचारी किस चीज़ के लिए एंटाइटल होंगे, क्या उनको रेट दिए जाएंगे, ये चीज़ें इसके अंदर है। तो ये है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल ईच यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय द मोड एंड क्लास ऑफ अकोमोडेशन फॉर विच ही इज एंटाइटल्ड अंडर दिस रूल। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि एम्प्लॉय को जो अपने मोड एंड क्लास, मोड ऑफ व्हीकल और जो क्लास उसकी है कि वो एसी के अंदर, नॉन एसी के अंदर या डिलक्स के अंदर, किसके अंदर जो उसकी क्लास है, उस क्लास के तहत ही वो यात्रा करे, अपना टूर के ऊपर जाए। इसके आगे दे रखे कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन पक्की कंफर्म भी नहीं है कि आप उसी में जाओ, आप हायर के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन आपको जो चार्जेज हैं, जो पैसे हैं, जो ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर के ऊपर जो आपको मिलेंगे पैसे, वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आपका एंटाइटलमेंट से ऊपर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप लोअर के अंदर भी जाते हो तो आपको, अगर आप एंटाइटल फर्स्ट क्लास एसी की हो, आप सेकंड क्लास एसी में जाते हो तो जा भी सकते हो, लेकिन आपको फिर आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब की बजाय जिसमें आप गए हो उसके हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इन सच केस देयर शैल बी नो प्री रिक्वायरमेंट ऑफ सीकिंग ऑफ अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर परफॉर्मिंग ए जर्नी अबव द एंटाइटलमेंट।
इसके लिए कोई स्पेशल पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन चार्जेज आपको एंटाइटलमेंट के, अगर हायर में गए तो एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेंगे, लोअर में गए हो तो आपको लोअर की मिलेंगे, विच एवर इज लेस। अगला पहला दे रखे है कि नोट 1 है, नोट 1 के अंदर दे रखे है कि अगर ऑन कार ऑन व्हीकल की परमिशन, अगर ऑन व्हीकल के अंदर आप जाना चाह रहे हो, अपनी जर्नी करना चाह रहे हो, तो उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेके ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी खुद के व्हीकल के लिए। इफ जर्नी इज परफॉर्म बाई एनी मोड और क्लास अकोमोडेशन लोअर देन, ये लोअर की बात आ गई जो हमने अभी डिस्कस की थी कि लोअर एंटाइटलमेंट पर जा रहे हो तो एंटाइटलमेंट से लोअर क्लास के अंदर आप जा रहे हो तो। तीसरा है कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जर्नी बाई हिज ओन व्हीकल एज पर एंटाइटलमेंट और बाई ए व्हीकल लोअर टू द एंटाइटलमेंट शैल बी एंटाइटल टू रोड माइलेज फॉर द व्हीकल एक्चुअली यूज्ड फॉर एंटाइटल विच एवर इज लेस। अब ऑन कार का ऑन व्हीकल के अंदर जाओगे तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपने परमिशन ले ली, लेकिन फिर भी आप अगर लोअर उससे एंटाइटलमेंट के अंदर टैक्सी के ऊपर आप लेके जा रहे हो, टैक्सी सस्ती पड़ रही है या किसी और के अंदर जा रहे हो, तो एक्चुअल जो उसका जो कॉस्ट है उससे लोअर जो होगी रोड माइलेज वो मिलेगी उसकी एक्चुअल। उसकी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि उससे ऊपर तो मिलना ही नहीं है, या तो वो मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है उसकी 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो ले लेगा, अदरवाइज अगर टैक्सी सस्ती गई तो सस्ती वाली मिलेगी उसको, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। वाइस चांसलर इज कम्पिटेंट टू अथॉरिटी टू अलो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जर्नी इन ए क्लास हायर देन द, अगर हायर क्लास में जाने की परमिशन वाइस चांसलर के पास ये पावर्स हैं। अगर आप हायर क्लास में वाइस चांसलर किसी को अलो करता हो तो आप हायर क्लास में जा सकते हो। मतलब ये है कि आप किसी की परमिशन लेके हायर क्लास में जाओ, अदरवाइज आप जाओगे तो गए, लेकिन आपको एंटाइटलमेंट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। वाइस चांसलर में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड सैंक्शन हाई रेट ऑफ माइलेज अलाउंस। वाइस चांसलर रिकॉर्ड करके उसके अंदर नोट करेंगे कि स्पेशल रीजन देंगे, हायर रेट ऑफ माइलेज दे सकता है। किन को दे सकते हैं? सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो, एग्जामिनर्स हो, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हो, एंड रिसोर्स पर्सन कमिंग टू द यूनिवर्सिटी टू डिलीवर लेक्चर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय DHRM और ट्रैवल बाय कार टैक्सी प्लेइंग ऑन हायर इन एक्सेस ऑफ रेट गिवन इन दिस रूल। तो उनको हायर रेट के ऊपर वाइस चांसलर दे सकता है इन पर्सन को, सिर्फ जो इसके अंदर दे रखी है। वाइल परफॉर्मिंग जर्नी बाय एयर ऑन कार ऑन स्कूटर मोटरसाइकिल एज पर एंटाइटलमेंट प्रायर अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर बी ऑब्टेन्ड। अब ये ऑन कार का पीछे भी दे रखा था ना, ऑन व्हीकल का दे रखा था, तो इसके अंदर वहाँ कंपिटेंट अथॉरिटी दे रखा था, पीछे जो दिया था ना, और यहाँ पर वाइस चांसलर का नाम दे दिया कि कौन, अगर ये क्वेश्चन अगर ये आए कि वह कौन अलाउ करता है इस चीज़ को, किससे अप्रूवल देनी पड़ेगी, तो या वाइस चांसलर का नाम दे रखे, तो वाइस चांसलर का यहाँ अंडर नोट 6 इसके अंदर आप ध्यान रखोगे। हाउएवर इन केसेस वेयर TADA इज टू बी बोर्न बाय द होस्ट इंस्टीट्यूट। अब जहाँ पर हम जा रहे हैं टूर के ऊपर, अगर ये कहे आगे जो बुलाने वाले, अब तो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में हम जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का होगा। अगर हमें कोई एज एक्सपर्ट या किसी और रीजन से कोई काम के लिए कोई यूनिवर्सिटी इनवाइट करती हो और वो ये कहे कि तारा खर्चा पानी हम दे देंगे, TADA हम दे देंगे, तो उस केस के अंदर वाइस चांसलर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब खर्चा यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं पड़ता, खर्चा आगे ले लेते हो या अपनी जेब से दे रहा हो अगला, तो उस केस के अंदर देयर इज नो फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द यूनिवर्सिटी, प्रायर अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर आर कॉम्पिटेंट टू अलो द ऑफिसर। तो उस केस के अंदर कौन होगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर ध्यान देने की होती हैं कि ऑन कार टैक्सी की परमिशन कौन देगा? वाइस चांसलर देगा। अगर खर्चा यूनिवर्सिटी के ऊपर पड़ता हो, यूनिवर्सिटी बजट देती हो, अगर उस केस का अगर कोई होस्ट इंस्टीट्यूट दूसरा कहेगी हम दे दें खर्चा, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको परमिशन दे देगा। रिमर्समेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। अब ये एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है कि मतलब जितना हम गए और आए, जितना खर्चा लग गया वही पीछे। When journey on tour is performed by public conveyance, the actual fare of the entitlement class mode or in class mode by which actually travelled, whichever is less, shall be reimbursable. नोट दे रखे इसके अंदर कि द फेयर ऑफ जर्नी
shall not be reversible if free pass of journey by the public conveyance has been made available to the university employee। अगर कोई ये कहे कि हाँ तना फ्री में ले जाओगे हम, कोई दिक्कत को नहीं, तू बैठ जा, कोई जानकार होगा, कोई किसी तरह का भी, अगर ये लगे कि वो फ्री गया है तो उसको कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे उसको, तो उसको मतलब वो रिम्बर्स नहीं कर सकता। दिल्ली से शारजाह हो आप और पब्लिक कन्वेंस में जाना है, कोई यार दोस्त मिल गया, मित्र मिल गया गाड़ी में, उसके साथ बैठ के चल गए, तो आप ये चार्जेस ना, जिस तरह ये आप आउट स्टेशन वाले आवा है, हाँ, खुद ही गाड़ी ले गई, खुद ही गाड़ी लेके आओ, सरकारी गाड़ी ले गई, हाँ, फ्री पास दिल्ली मिलेगी, दिल्ली तो मिलेगी, डेली डेली टी नहीं मिलेगा। ठीक है। जर्नी बाई रेल बस, अब पहला एंटाइटलमेंट के हिसाब से कि रेल और बस में किस किस क्लास के लिए किस ग्रेड का आदमी कहाँ तक एंटाइटल है। ग्रेड 1 है एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास। इसी तरह बस के अंदर है एसी बस और वोल्वो बस हरियाणा रोडवेज, ऑफ हरियाणा रोडवेज, सिर्फ हरियाणा रोडवेज, यानी कि पंजाब का हिमाचल रोडवेज की ले ली। ये चीज़ें ना छोटी छोटी, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। इसी तरह ग्रेड 2 का है सेम है, ग्रेड 3 का है एसी थर्ड सेकंड टायर और एसी चेयर कार, और बस के अंदर एसी बस और वोल्वो बस ऑफ हरियाणा रोडवेज एंड डिलक्स बसेज। ग्रेड 4 का है एसी थर्ड टायर का है, नॉन एसी चेयर का, नॉन एसी डिलक्स बस और डिलक्स बसेज, और इसी तरह ग्रेड 5 का दे दिया। और इसमें जर्नी बाय रेल इंक्लूड शताब्दी सुविधा, राजधानी दुरंतो प्रीमियम, प्रीमियम तत्काल एंड बोथ ऑर्डिनरी तत्काल बुकिंग चार्जेस। जो इसके बुकिंग के लिए जो चार्जेस लगेंगे इन ट्रेन के लिए अलग से, वो चार्जेस भी आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड स्लीपर चार्जेस विल बी एडिशन इन टू रिम्बर्समेंट इन फुल। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है स्लीपर चार्जेस, रिजर्वेशन चार्जेस के जो कॉस्ट आपके लगती हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। एन एम्प्लॉय हु विशेस टू ट्रैवल बाय हायर क्लास देन हिज एंटाइटलमेंट, ये आपको सभी जहाँ भी जो आपकी एंटाइटलमेंट जो चीज़ आएगी उसके अंदर दिए होंगे कि आप हायर में जा सकते हो, क्लेम वही करोगे, वही चीज़ सारी जो पहले हमने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें वही हैं। इफ द जर्नी और ए पार्ट देयर ऑफ हैज बीन परफॉर्म्ड बाय ए लोअर क्लास, एक्चुअल फेयर शुड बी क्लेम्ड ऑफ द क्लास एक्चुअली यूज्ड एंड नॉट ऑफ द क्लास टू विच इज एंटाइटल्ड। ये भी वो सेम चीज़ होगी। इन केस ऑफ जर्नी, अब ये इसके अंदर टिकट्स का दे रखे है, तो ये थोड़ा टिकट के बारे में पूछ लेते हैं कि जर्नी आप लग्जरी बसेज में या लग्जरी आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो उनकी टिकट्स जो है उसके टी बिल के साथ आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको इन absence ऑफ द टिकट विच एवर वट एवर रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी बस फेयर, ऑर्डिनरी रेल और या बस फेयर जो भी है वो विल बी गिवन, वो ही दिए जाएंगे आपको। ठीक है, टिकट नहीं लगाई तो। इसके आगे इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ रेल बस फेयर द अबोव एन ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन टूर विल बी गिवन फुल डेली अलाउंस फॉर ईच डे। तो अगर रेल में और बस में अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको फुल डेली अलाउंस देना है। ठीक है, ईच डे और ए पार्ट ऑफ ए डे स्पेंड अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग टाइम टेकन ऑन जर्नी। आगे है एयर सी का, इसी तरह है अगर बाई एयर जाना हो या बाई सी समुद्र के रास्ते से कहीं जाना हो तो उसके अंदर भी अलग अलग ये सब के दे रखे हैं, ग्रेड दे रखे, इस ग्रेड के हिसाब से आप इसमें देख लेना। इसके लास्ट में दे रखे है कि ग्रेड 3 एम्प्लॉय, ग्रेड 3 एम्प्लॉय दे रखे है। ग्रेड 3 इसके अंदर आप देखोगे वो कर्मचारी गेटिंग ग्रेड पे जीपी 4600 से 8600 की जो जीपी ले रहे हैं, ग्रेड 3 के अंदर आपका जीपी दे रखे है कि ऑफिसर गेटिंग ग्रेड पे ऑफ ₹8700 एंड अबोव। जो 8700 जीपी से वो है या उनके ऊपर के जो ले रहे हैं, ऊपर का ग्रेड पे जो भी ले रहे हैं उनको तो एंटाइटल ये कर दिया सबको, लेकिन जो 4600 से 8600 के बीच में जो ले रहे हैं ग्रेड पे, corresponding pay level in revised pay scale can also be traveled by air at their own discretion and TA claim charges as admission for charge for journey by rail or road। तो वो बाई एयर जा सकते हैं, लेकिन उनको जो पैसे हैं वो बाई रोड और जो बाई रेल के जो चार्जेस हैं जो मिलेंगे पैसे वही मिलेंगे। इसमें इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वाइस चांसलर में परमिट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को बाई एयर जाने की परमिशन दे सकते हैं, वाइस चांसलर किसी को भी, ये एक पावर्स के अंदर आ गई।
Employee on tour entitled to authorized to travel by air will be paid airfare actually paid for the journey plus one fully daily allowance. एक पूरे दिन का डेली अलाउंस उसको मिलेगा जो बाई एयर जा रहा है या बाई सी जा रहा है उसमें, और ईच डे और ए पार्ट ऑफ द डे स्पेंड अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग टाइम टेकन ऑन जर्नी। दूसरा क्या है कि रिजर्वेशन चार्जेज हैं वो पूरी मिलेंगी और इसकी टिकट्स जो है बाई ईयर की वो टिकट उसके साथ लगानी पड़ेगी। एक अवेलेबल रिटर्न टिकट्स का दे दिया, एक रिटर्न टिकट्स का यहीं दे रखे, रिटर्न टिकट का कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ यहाँ इसका ध्यान देना कि रिटर्न टिकट आपको कंसेशनल रेट के ऊपर अगर मिलती हो तो आप एक साथ रिटर्न आने और जाने की दोनों तरह की टिकट आप एक साथ बुक करवा सकते हैं। अगला रूल है 4.6 है रिम्बर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन चार्जेज। तो आपने जो रिजर्व करवाई है बुक टिकट जो बुकिंग करवाई है उसके और टिकट आपको अगर किसी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आप ना जा सको तो आपको क्या क्या चार्जेज हैं वो वापस मिले कैंसिलेशन के लिए। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जर्नी ड्यू टू एनी रीजन बाय पब्लिक कन्वीनियंस व्हाइल ऑन टूर और ट्रांसफर इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट द फॉलोइंग चार्जेज आर रिमर्सिबल। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड स्लीपर चार्जेज हैं ये वापस हो जाएंगे आपके, तत्काल सेवा चार्जेज हो जाएंगे, चार्जेज फॉर बुकिंग ऑफ टिकट थ्रू ईमेल इंटरनेट के थ्रू अगर आपने बुक करवाई है तो उसके जो चार्जेज हैं वो हो जाएंगे। कैंसिलेशन चार्जेस फॉर जर्नी कैंसल फॉर ऑफिशियल रीजन और इनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अगर उसका स्पेसिफिक कोई अच्छा रीजन है उसके लिए या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कोई ऐसा हो उसके लिए जर्नी कैंसिल होगी तो आपको मिल जाएंगे। एक्सेप्ट इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस टू रिफंड द अबव चार्जेस शैल बी एडमिसिबल इफ द जर्नी इज कैंसल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय खुद अपने रिक्वेस्ट के ऊपर जर्नी कैंसिल करवाता हो तो उसको चार्जेस नहीं मिलेंगे। एजेंसी चार्जेस का ताहिर साहब वाले क्वेश्चन के अंदर ये एजेंसी चार्जेस का भी दे रखा था, ये भी मैंने कुछ 5-7 क्वेश्चन पढ़े थे उसके अंदर एजेंसी चार्जेस का रिम्बर्स होते हैं या नहीं होती, तो इसके अंदर एजेंसी चार्जेस जो भी है ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर कोई आपने टिकट बुकिंग कराई तो वो सब नहीं मिलेंगे आपको। 4.7 है टिकट्स टू बी अपेंडेड टू क्लेम, टिकट्स है इसके साथ कौन सी आपको टिकट जो लगानी जरूरी है कंपलसरी है। व्हेन जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, रिवर स्टीमर, एयर कंडीशन, रेल बस और डिलक्स बस द टिकट्स एंड बोर्डिंग पास इन केस ऑफ जर्नी बाय एयर इन ओरिजिनल शैल बी अटैच्ड विद द क्लेम, अदरवाइज ऑर्डिनरी फेयर शैल बी एडमिसिबल। इन केस के अंदर आपको टिकट्स लगानी पड़ेगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड स्लीपर चार्जेस शैल बी रिम्बर्समेंट इन फुल, तो ये रिजर्वेशन और स्लीपर चार्जेस है वो फुल मिलेंगे, वापस हो जाएंगे। अब आगे एक ये चीज़ है कि टिकट अगर आपकी गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए, उस केस के अंदर क्या है कि अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जर्नी ऑफ द एंटाइटल मोड में बी अलाउड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अप टू द ग्रेड 2, तो ग्रेड 2 के लेवल तक के कोई कर्मचारी हैं उसके लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको अलाउ कर सकता है। और क्लास 1 जो भी ग्रेड 1 के जो हैं, क्लास 1 नहीं ग्रेड 1, ग्रेड मतलब ये जो टीयर रूल के हिसाब से जो ग्रेड है, हाँ, तो ग्रेड 1 के हिसाब से जो भी हैं उनके लिए वाइस चांसलर अलाउ कर सकता है उनको। रिमर्समेंट ऑफ फेरी एंड टोल चार्जेज, फेरी चार्जेज है कोई नौका वगैरह कहीं यूज करनी पड़ जाए आपको, रिवर क्रॉस करनी है या कोई टोल चार्जेज हैं तो वो आपको टोल चार्जेज आपको मिलेंगे। 4.9 है जर्नी बाय रोड बाय ओन व्हीकल और टैक्सी एंड रेट ऑफ रोड माइलेज अलाउंस। आप अगर खुद के व्हीकल या टैक्सी लेके कोई जा रहे हो तो उसमें किस कर्मचारी की, किस ग्रेड के कर्मचारी की क्या क्या एंटाइटलमेंट है वो दे रखी है। ग्रेड 1, 2, 3, 4, तो ग्रेड 3 तक ओन कार और एसी टैक्सी की प्रोविज़न है, 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएंगे। और ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का ओन स्कूटर और ऑटो रिक्शा के ही एंटाइटल हैं वो, तो उसको 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। रिमर्समेंट अब पैदल चलने का भी नीचे दे रखे, बाईसाइकिल और पैदल के ऊपर चल रहा हो तो 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो क्लेम कर सकता है। द competent authority may special reason be recorded in writing permit road mileage to be calculated on a route other than the show test provided that the journey is actually performed by such routes। तो हमें जो रूट्स का रोड माइलेज जो मिलता है वो हमेशा मिलता है शो टेस्ट रूट का, तो अथॉरिटी जो कम्पिटेंट है वो स्पेशल रीजन दे के आपको जो शॉर्टेस्ट रूट के बजाय दूसरे रूट के ऊपर भी जाने की परमिशन दे सकता है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जर्नी बाय द व्हीकल लोअर देन द एंटाइटलमेंट, अब वही चीज़ आ गई।
अब वो पहले व्हीकल का आ गया, पहले क्लास की थी, बाई रेल की थी, बस की थी, अगर लोअर क्लास में जाएगा तो वो बात होगी। और उसके बाद में फिर एयर की आ गई, बाई एयर वाली बात आई। और अब ये इसकी ऑन टैक्सी और ऑन कार की और टैक्सी की आ गई कि अगर वो एंटाइटलमेंट से लोअर में जाएगा तो उसको लोअर वाला ही मिलेगा, जो कम होगा वो मिलेगा। और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई ट्रेवल्स बाय रूट विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट नहीं हो बट इज चीपर देन द शॉर्टेस्ट, अगर चीपर हो, सस्ता पड़ता हो, तो ये बात यहाँ भी आ गई, वहाँ दो जगह है कि अगर सस्ता पड़ता हो तो आप उसको भी शॉर्टेस्ट काउंट करोगे। तो इसके अंदर कैलकुलेटेड ऑन द रूट एक्चुअली यूज्ड। तीसरा है कि ऑन कन्वीनियंस डज नॉट मीन द इंक्लूड एनी प्राइवेट कन्वीनियंस ऑफ द respective description. Such conveyance, whenever used for the purpose of claiming reimbursement under this restriction, must be a registered personal vehicle in the name of employee concerned or in the name of suppose of the employee concerned. तो वो उसके खुद के नाम या उसके घरवाले के नाम या उसके हस्बैंड के नाम होना चाहिए। ऑन व्हीकल वाला, ऑन व्हीकल के केस के अंदर यही होना चाहिए। ऑन व्हीकल का पीछे भी दे रखे है ना, ऑन व्हीकल ऑन कन्वीनियंस, तो ये ऑन कन्वीनियंस का यहाँ दे रखे है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल मस्ट ऑलवेज बी मेंशन्ड इन द क्लेम रेफर्ड। अब अगर आप मान लो ये लगा लो कि एचएस के अंदर, एलएस के अंदर तो ये चीज़ नहीं आएगी, एचएस के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम आप दे रहे हो, अगर उसने ये कह दिया कि ऑन व्हीकल, तो उसके अंदर जो मोड ऑफ जर्नी का जो कॉलम है ना, उसके अंदर जो टीए बिल जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर उसमें दे रखे है कि मोड ऑफ जर्नी, तो उसके अंदर आप डालोगे ऑन व्हीकल, और उसके साथ में अगर उसने नंबर दे रखा हो या ना दे रखा हो, उस कॉलम के अंदर आपको गाड़ी का नंबर भी डालना पड़ेगा, HR20 AC जो भी है, चाहे आप अपनी तरफ से परचून करके किसी तरह डाल दीजिए, ठीक है। तो वो आपको नंबर जरूर डालना है उसके अंदर, ऑन व्हीकल का, अगर आप टीए बिल प्रिपेयर कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में आए तो, हैं? अगर एचएस में आए तो, क्वेश्चन में आए तो हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ऑन व्हीकल टूर प्रिपेयर करना है, उसके अंदर टूर पर एक टीए बिल आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, उसके अंदर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक टीचर है उसने अपने ऑन व्हीकल से ट्रैवल करी, तो उसके अंदर आप व्हीकल नंबर जरूर डाल दिए। ये चीज़ ध्यान रखना जरूर। इसके बाद है एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी नॉट कवर्ड अंडर कॉलम नंबर 2 ऑफ रूल 4.9 अबोव। कॉलम नंबर 2 है डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑन कार वाली जो है, जो इसके अंदर जो कोई ऐसी चीज़ हो वो इसके अंदर कवर नहीं होती हो। व्हेन ट्रैवलिंग बाय रोड बाय प्राइवेट कार और मोटरसाइकिल scooter shall be paid TE at the rate that would have been admissible had he travelled by rail or university transport by the admissible class of accommodation. The Vice Chancellor may, however, allow road mileage admissible to such an employee if the journey performed as such is in the best interest of the university work. However, for the journey performed by car, taxi or auto rickshaw plying on hire, the whole accommodation of which is reserved by the employee travelling, the actual expenses limited to the road mileage to the employees may be paid on production of certificate by the employee travelling, provided that the journey is performed with the approval of Vice Chancellor in the best interest of the university. अगर जो कॉलम नंबर 2 के अंदर है, ऑन कार है, इसी टैक्सी है या स्कूटर है, ऑटो रिक्शा के अलावा अगर कोई किसी तरह का कोई आप यात्रा कर रहे हो किसी तरह की भी, तो आप वाइस चांसलर से परमिशन लेके आप उसमें भी जा सकते हो और उसकी रोड माइलेज भी वाइस चांसलर आपको अलो कर सकता है, ठीक है। टेबल के अंदर दो चीज़ रखी इसमें, कॉलम नंबर 2 ऑफ रूल 4.9, ये तो होगी रो टेबल के अंदर, ये हमारा ये टेबल होगी। अगर जो ये जो चीज़ है, ये अंदर की जो चीज़ आ गई,
ये तो होगी रो, और जो ये जो ऊपर से नीचे का जो है ये होगी कॉलम। ये आगे भी एक तो उसमें आएंगी सारी रो, कौन सी कॉलम कौन सा, आपको कॉलम मीन्स ये इसका रिइंबर्समेंट ऑफ टोल चार्जेज इन केस ऑफ जर्नी बाय ऑन व्हीकल। ऑन व्हीकल की जर्नी कर रहे हो तो उसमें जो टोल चार्जेज जो भी हैं वो सारे आपको टोल चार्जेज हैं वो मिलेंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि आपको वो रसीद उसकी जमा करवानी पड़ेगी। लोकल जर्नी वाइल ऑन टूर। अब लोकल जर्नी है, एडमिसिबल टू अंडरटेक लोकल जर्नी वाइल ऑन टूर एंड एंटाइटल रेट ऑफ ड्रा माइलेज अलाउंस फॉर सच जर्नी। अब ये लोकल जर्नी कौन सी है? अगर पब्लिक कन्वेंस के अंदर आप जाओगे, 20 किलोमीटर अंडर। लोकल जर्नी मतलब है कि आप चंडीगढ़ जा रहे हो, पब्लिक कन्वेंस में आप बैठोगे तो बस स्टैंड पर मिलेगा और बस स्टैंड पर आपको उतारेगा। आप घर से बस स्टैंड तक जाओगे, वो लोकल जर्नी है। आपको चंडीगढ़ बस स्टैंड पर उतर गया, रेलवे स्टेशन के ऊपर आप उतर गए, वहां से आप डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाओगे तो वहां जो बीच का जो रास्ता है वो लोकल जर्नी है। अगर आपको कहीं और दूर जाना है, आपको चेन्नई जाना है, उस केस के अंदर आप हिसार से गए रेलवे स्टेशन पर, वो लोकल जर्नी होगी। रेलवे स्टेशन से आप दिल्ली चले गए, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वो पब्लिक कन्वेंस हो गया। वहां से रेलवे स्टेशन से आप एयरपोर्ट पर जाओगे, वो फिर लोकल जर्नी होगी। आउट स्टेशन से यहाँ आते हैं, बस से आएगा तो बस स्टैंड से लेके यहाँ, हाँ वो लोकल हो जाएगी, वो लोकल हो जाएगी। तो अगर आपको मान लें 2-3 सिटी बीच में इन्वॉल्व होती हो, आप अगर जाओगे चेन्नई जाओगे तो दिल्ली होके जाओगे, बाई एयर जाना है आपको, तो आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके आप जो एयरपोर्ट तक जाओगे वो आपकी लोकल जर्नी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे हो, आप चेन्नई उतर गए जाके, वहां से आपको डेस्टिनेशन स्टेशन जहां पर भी आपको जाना है वहां तक जाओगे तो फिर वो लोकल होगी। तो ये सारी काउंट करनी है, ये लोकल जर्नी के अंदर आती है। और इसके अंदर लोकल जर्नी के अंदर क्या दे रखा है? ग्रेड 1 पहले सबसे अप टू द मैक्सिमम ऑफ 50 किलोमीटर पर सिटी। अच्छा हाँ, दिल्ली में 50 किलोमीटर, चेन्नई में हिसार का 50, दिल्ली का 50, चेन्नई का 50 तक। और उसका रेट दिया है 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ऑफ एक्चुअल जर्नी परफॉर्म और एक्चुअल एक्सपेंसिव विच एवर इज लेस। मैक्सिमम रेट तो आपका 16 का दे दिया, इससे ऊपर का आप कोई गाड़ी हायर करोगे, टैक्सी हायर करोगे तो वो नहीं मिलेगा, 16 रुपये मिलेगा। अगर उससे कम में आप ना करिए तो वो कम वाली मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरह ग्रेड 2 के अंदर भी सेम है, ग्रेड 3 के अंदर भी सेम है, ग्रेड 4 के अंदर ये 50 किलोमीटर सेम है, लेकिन 9 रुपये रेट कर दिए। और इसके अंदर 2 चीज़ और, आप अगर आप इसको कॉलम वाइज देखोगे तो ग्रेड 1 में जो पहला कॉलम आ रहा है आगे, सेकंड कॉलम ग्रेड 1 है पहले तो कॉलम में, सेकंड कॉलम के अंदर दे दिया कि विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ का दे रखे। और लोकल जर्नी अगर आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़, आपकी आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़ की आ गई तो आपको एक रेट दे दिया 16 रुपये पर किलोमीटर का। यहाँ आपकी मैक्सिमम मिनिमम की कोई वहाँ सीलिंग नहीं है, आपको रेट 16 रुपये के हिसाब से मिलेगा। दिल्ली के अंदर अगर घूमे तो 50 से ज़्यादा घूम जाता है तो भी 16 रुपये पर किलोमीटर के मिलेंगे आपको। टिकट उसकी रसीद है वो देनी पड़ेगी, रसीद अगर कम किए तो कम मिल जाएगी, ज़्यादा किए तो 16 के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो हरियाणा एंड चंडीगढ़ का कॉलम नंबर 1 में ग्रेड दे दिया, 2 के अंदर हरियाणा एंड चंडीगढ़, और कॉलम नंबर 3 के अंदर आउटसाइड का दे दिया। इसमें तो ग्रेड दे दिए, ये हरियाणा एंड चंडीगढ़ का और ये आउटसाइड का ये दे दिया, इसके अंदर दे दिया। अब आगे इसके नेक्स्ट जो आप देखोगे ग्रेड 5 तक ये चीज सारी आपकी आ गई। इसके अंदर दे दिया कि सेल्फ वेरीफाइड, खुद वेरीफाई करोगे उनको टिकट को। ओरिजिनल रिसीप्ट वो उसके साथ आप लगाओगे तो आपकी ये क्लेम करोगे जब। और व्हेन द अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर टू टूर इज लेस देन 12 आवर्स, अगर 12 घंटे से कम का है तो इसके अंदर एक चीज़ और दे दी इन्होंने, एक टेबल और बना दी फिर आगे। इस टेबल के अंदर दे दिया इन्होंने वही कॉलम नंबर 2 के, कॉलम नंबर 2 कौन सा था? हरियाणा एंड चंडीगढ़ का, विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़, विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ का था। इसके एवज में इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि इफ अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑन ऑफिशियल टूर इज लेस देन 6 आवर्स, अगर 6 घंटे से कम हो, 12 पहला 6 आवर्स का है। अच्छा उसमें पहले में आएगा, ठीक है, रो में पहले सीरियल नंबर 1 की बात करें तो ये किस कंडीशन में होंगे? किस कंडीशन में कि जो आप
इसका देखो, एक्चुअल एंटाइटलमेंट टू क्लेम रिमबर्समेंट फॉर लोकल जर्नी एज परसेंटेज टू द एंटाइटलमेंट मेंशन इन द कॉलम नंबर 2 परटेनिंग टू द मैक्सिमम एंटाइटलमेंट ऑफ टर्म ऑफ डिस्टेंस इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। टर्म ऑफ डिस्टेंस क्या थी कॉलम नंबर 2 के अंदर? 50 किलोमीटर की जो कंडीशन थी यहाँ पर 50 किलोमीटर की, इसके अंदर अगर आपका 6 घंटे से कम का टूर होता हो विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ का, तो ये कंडीशन आपकी 50 के 30% हो जाएगी। 15 या 16, 16.5, 17 के करीब इतना बैठेगा, तो ये आपका ये 30% हो जाएगी। अगर अप टू 6 और अगर 6 से 12 घंटे तक होगी तो ये 50 किलोमीटर की लिमिट है, 25 तो ये 50% हो जाएगी, यानी इक्वल टू 25 किलोमीटर रहेगी। और अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो ये पूरी 100% के लिए रहेगी। तो ये लिमिट है, आपको इस हिसाब से काउंट करना है। मेरे को किसी ने बताया था, एक जिक्र भी हुआ था इसके बारे में, कि आप अपना लोकल जो चार्जेस हैं वो आप निकाल दो और उसका 30% कर दो, आपका अमाउंट सेम आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे एक थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप किस तरह करोगे? वो तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो 30% कैसे निकालोगे उसका? तो आपका एक्चुअल जो चीज़ है वो आपको इस हिसाब से समझना है कि मैक्सिमम लोकल की जो सीलिंग है पर सिटी की, वो 50 किलोमीटर की बजाय आपको अप टू द 16.5 किलोमीटर लगा लो, और इसको अप टू द 15 किलोमीटर हो गया ना। 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है ना, 50 का 1/3 17 के 51, 16.5 किलोमीटर लगा लो आप। 50 किलोमीटर का 30% 15 हो गया। हाँ 15 हो गया, इसका 15 किलोमीटर हो गया, 30% 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 30% है ना, 33 हो गया, 1/3 नहीं होगा, 1/3 में होता है। 30% इसका 15 किलोमीटर हो गया। तो आप 15 किलोमीटर की सीलिंग आप रखोगे। अगर वो दिल्ली के अंदर या कहीं भी जाओगे आप पर सिटी, विद इन हरियाणा के, विद इन हरियाणा आप सोनीपत रोड तक कहीं भी अगर 3-4 सिटी के अंदर अलग अलग जाओगे तो हर सिटी का आप मैक्सिमम लिमिट आप 15 किलोमीटर से ऊपर का नहीं दोगे। रेट जो है वो सेम रहेगी। रेट के अंदर नहीं दे रखा है, ये इन टर्म ऑफ डिस्टेंस का दे रखे है। ठीक है। अगला है द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर विल बी रिकन फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, आधी रात से आधी रात, 12 से 12 बजे तक का काउंट होगा। एंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन पर डे बेसिस के ऊपर काउंट होंगे। द रेट्स ऑफ फॉर लोकल जर्नी एंड रोड विल बी एडमिसिबल फॉर सच जर्नी परफॉर्म्ड इन इंटरमीडिएटरी प्लेस फॉर द ट्रेवल बाई नेक्स्ट मोड ऑफ कन्वीनियंस एट दैट प्लेस सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रूल। तो ये बात अभी जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, इंटरमीडिएटरी जो बीच का जो स्टेशन है, हमें जाना चेन्नई है, हमें दिल्ली होके जाना, तो दिल्ली वो बीच वाला स्टेशन आ गया, तो वहाँ का भी जो अगर लोकल जो आपको पड़ता है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है। अगला है जर्नी बाई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई इन ए व्हीकल ऑफ देम। अगर ओन कार की किसी एक कर्मचारी को परमिशन मिल गई है और उसके साथ किसी और को भी टूर जाना है तो कैसे काउंट होगा? तो उसके अंदर जिसको ओन व्हीकल की परमिशन मिली है वो रोड माइलेज के हिसाब से देने का हकदार है, एंटाइटल है, वो 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेगा। और जो दूसरा जो उसके साथ गया है उसको ये समझा जाएगा कि उसको फ्री लिफ्ट मिली है। और नो रोड माइलेज अलाउंस शैल बी पेबल बट ओनली डेली अलाउंस शैल बी एडमिसिबल टू हिम देम एज पर प्रोविजन इन दिस रूल। तो उसको डेली अलाउंस मिलेगी सिर्फ। अगर आप फुल डेली अलाउंस फॉर जर्नी डे शैल बी एडमिसिबल टू द को पैसेंजर, तो उसको डेली अलाउंस कितनी मिलेगी? फुल डेली अलाउंस। अब डेली अलाउंस का अगर कोई आ जाए क्वेश्चन इसका आ जाए कि को पैसेंजर को डेली अलाउंस, तो एक इसके अंदर आके चैप्टर है डेली अलाउंस का भी है, लेकिन ये वहाँ नहीं दी होगी, ये आपके इसमें जो इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ दे रखी है। हाँ, ये कई बार इंडेक्स से भी चीज़ ये आपको समझ में नहीं आएगी,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि उसको फुल डेली अलाउंस दे रखा है अंडर नोट 1 और 4.12। अगला दे रखा है कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सेल सर्टिफाई, वो सर्टिफाई करेगा इन ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल इन विच द जर्नी वाज। तो उसको यूनिवर्सिटी जिस व्हीकल में वो गया है उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसको फिर भी देना पड़ेगा वहां पर। अब आगे के जर्नी विद इन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर। अब रेडियस की बात आई अपनी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑब्लिक कंट्रोलिंग ऑफिसर में परमिट ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय टू ड्रा द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग नॉट मोर देन लोकल माइलेज। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग उसको दे सकते हैं, नॉट मोर देन लोकल माइलेज से ज़्यादा का नहीं, लिमिटेड टू 25 किलोमीटर इन ए डे एट द रेट एडमिसिबल अंडर दिस रूल फॉर द जर्नी परफॉर्म्ड इन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट एट वन और मोर स्टेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर्स ऑफ द हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर अपना ये हो गया HSR, इसका 20 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर उसको जर्नी करनी है तो उसको सिर्फ लोकल माइलेज अलाउंस मिलेगा, उसको डेली नहीं मिलेगी। ये हमने रेडियस का पीछे पढ़ा था ना, वहाँ डेली का भी दे रखा है, तो उसको डेली नहीं मिलेगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग मिलेगा। तो उसका जो लोकल का अपना माइलेज है लोकल माइलेज के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इसके अंदर लिमिट एक और 25 किलोमीटर की। अगर आपको यहाँ से एक जगह यहाँ जाना है, यहाँ फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये आप इसके अंदर अगर आप इतने दूर तक जाओगे 25 किलोमीटर आप 25 किलोमीटर ये लिमिट होगी इसकी। और अगर इससे ऊपर भी अगर जाओगे तो वाइस चांसलर उसके लिए अथॉराइज्ड है, वाइस चांसलर इसकी परमिशन देंगे। अदरवाइज इसके आप 25 आप जाए हो जब 50 किलोमीटर आप जाए हो 100 किलोमीटर, लेकिन आपको 25 तक की मिलेगी, पैसे जो मिलेंगे इससे फालतू नहीं मिलेगी। ठीक है, रेडियस का आ गया। अब डेली अलाउंस का अपना आ गया। 2